रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम सीना था और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। उसका नाम प्रिया था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वह और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन मजदूरी करते खेतों में लगे रहते। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। माँ, पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ बेटा, चले जाओ, जाके बुला लाओ। मैं तो कब से उन्हें बुला रही हूँ, लेकिन तेरे पिताजी हैं कि मेरी कोई बात को सुनते ही नहीं है। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर फिर प्रिया अपने पिताजी को बुलाने के लिए खेत में चली गई। पिताजी, आप जल्दी से घर चलो खाना खाने के लिए। मुझे बहुत देर से भूख लग रही है। फिर रामू अपनी बेटी की बात सुनकर अपने घर चला गया खाना खाने के लिए। वहाँ उसकी पत्नी ने खाना परोस लिया था। वे तीनों खाना खाने लगे। ऊपर वाले से बस इस बार यही दुआ है कि ठीक से बारिश हो जाए। अगली बार ठीक से बारिश ना होने के कारण हमारी फसल पूरी बेकार हो गई थी। हे ऊपर वाले, इस बार ठीक से बारिश करा देना, वरना हम गरीबों का तो फसल ही खराब हो जाएगी। इस बार रामू ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर अपने फसल उगाने के लिए सामान खरीदा था। रामू बहुत ही मेहनत करके अपने खेतों में बीज बो ही रहा था। उसे बहुत उम्मीद थी कि इस साल उसे खेत के जरिए काफी मुनाफा होने वाला है और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। और कई दिनों बाद उसके खेतों में फसल उग जाती है। उसका खेत बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ने लगता है। कुछ महीने में ही उसकी फसल उग तो जाती है, मगर बारिश ना होने की वजह से कुछ ही दिन में उसकी फसल पूरी तरह से सूख जाती है। ये सब देख के रामू बहुत दुखी हो जाता है, अपनी मेहनत पर संकोच करने लगता है और फिर वह अपने घर लौट जाता है। रामू अपने घर लौटकर अपनी पत्नी को खेत का हालचाल बताता है। अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? हम फिर से मेहनत करेंगे। आप हार मत मानिए, फिर से कोशिश करते हैं। शायद इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल बहुत अच्छी हो जाए। पिछली बार तुम्हारे गहने बेच के मैं बीज ले आया था, लेकिन इस बार कहाँ से लाऊं मैं? इस बार तो पैसे भी नहीं हैं। अगर फसल अच्छी होती तो उसके पैसे बचते, उससे मैं बीज ले आता, लेकिन इस बार मैं कहाँ से लाऊं? अरे, आप अपने रामलाल सेठ से जाकर पैसे ले लो थोड़े से, और उससे फिर से खाद और बीज ले आओ, और जब फसल हो जाए तो उन्हें वो पैसे वापस कर दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास बस एक ही चारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब घर में खाली तो बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं किस प्रकार का वो बदमाश है। उसका एक बार पैसे दे देता है तो ब्याज पे ब्याज चलता ही रहता है। पता नहीं उसका किस प्रकार का हिसाब है। अब आप देख लीजिए और समझ लीजिए, हमारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। सेठ से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी ज़मीन तक गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से लाऊं मैं पैसे। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा मैं? इतनी ही देर में रात हो जाती है, मगर रामू को नींद नहीं आ रही थी। वह पैसों के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे इंतजाम करेगा।
रामू को इस तरह सोचते ही सोचते सुबह हो जाती है और रामू परेशानी में पूरी रात गुजार देता है। बेचारा रामू ना चाहते हुए भी सेठ के घर पैसे उधार लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रामू भाई, आज बताओ हमारे यहाँ आना कैसे हुआ? कैसे तुम्हारे कदम पड़ गए हमारे वहाँ आज? अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? हम तो बैठे ही पैसे देने के लिए। हम तो जरूरतमंद की सेवा ही करते हैं। पता है रामू, ये जीना भी क्या जीना है अगर आप किसी की मदद ना कर सको। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे इंसान को ऊपर वाले ने तुम लोगों की सेवा करने के लिए ही चुना है। रामू को सेठ की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वह मजबूर था। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसे पता था अभी इस समय उसकी मदद वही कर सकता है और कोई नहीं। अरे रामू भाई, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। सेठ जी, अभी तो मुझे सिर्फ 20,000 की जरूरत है। मुझे 20,000 रुपए दे देते हैं। अरे रामू, तुम 20,000 लो या 30,000 या 1 लाख, लेकिन तुम्हें पता तो है ना, ब्याज तो पूरे 30% ही लूंगा मैं। ये चालाक आदमी 30% ब्याज दे रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इसी बात का है ना, ऊपर वाले भी ऐसे लोगों को ही मदद करते हैं। हम जैसे तो इधर उधर के धक्के ही खाते हैं। रामू बीज और खाद लेकर अपने घर वापस लौटता है और दूसरे दिन अपने खेतों में जाके नए बीज लगा देता है, जिससे रामू की फसल कुछ दिनों में बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। देख रहे हो ना सीना, इस बार अपने खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला ना देती तो आज अपने खेत में असली फसल ना हो पाती। और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं जल्दी। जी, ये तो सारा भगवान की कृपा है जो इस बार हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है। अब आप जल्दी से सेठ का सारा पैसा उधार ही चुका दीजिए। इतना कह के दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर पूरी रात तेज बारिश होती है और सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे सीना, न जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी और अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर हमारे खेतों में फसल देख लीजिएगा। सीना ये बोलकर रामू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर भी ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो रामू सुबह जल्दी ही अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। वहाँ रामू जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। उसके हे ऊपर वाले, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो? पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो 5-6 दिन बाद रुकी, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अगर सेठ को समय पे कर्जा नहीं चुकाया तो वह मेरा खेत ही हड़प लेगा। रामू अपने खेतों से होता हुआ अपने घर आ रहा था। अचानक रास्ते में जाने कहां से एक कार आ गई और उसका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप सिर्फ अपना देखभाल करिए और ख्याल रखिए। आपका साथ होना ही मेरे लिए बहुत है, आप बस साथ मत छोड़िएगा।
सीना फिर सेठ के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगने लगती है। देखो सीना, यह तो मैं भी जानता हूँ बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिसे हम रोक सकें, पर इस बारिश से अपने पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। मैंने तो लेकिन अपने तुम्हें ब्याज पे पैसे दिए थे, और उधारी तो सिर्फ ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित चुका दूंगी, लेकिन अभी आप मेरी मदद करें। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वह बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है। एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। सेठ जी, मना मत करिएगा। मैं तुम्हें पैसे तुम्हें उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में जाके बेचाओ। अगर तुमने उन्हें बाजार में अच्छे दामों से बेच दिया तो मैं तुम्हें उसकी कीमत का कुछ अच्छा हिसाब दे सकता हूँ। सीना के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह सेठ की बात मान लेती है और सेठ तभी अपने आदमी के साथ आलू की बोरियां सीना के यहाँ भिजवा देता है। लेकिन सीना जैसे ही आलू को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। यह सारे के सारे आलू सड़े गले हैं। ये आलू कौन बाजार में खरीदेगा? अरे सीना, तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं आया कि जब बारिश आने पे हमारी फसल खराब हो गई है तो सेठ की फसल कैसे सही बच सकती है। सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू खराब हो चुके थे, इसलिए ये सारे आलू तुम्हें दे दिए ताकि वह हमें ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। सीना और रामू इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी बेटी प्रिया वहां पर आ जाती है और इतनी सारी आलू की बोरियां देखकर कहती है, माँ, आप इतने सारे आलू घर पर लेकर क्यों आए हो? क्या बहुत सारे आलू के पराठे बनाने हैं क्या? अपनी छोटी बेटी प्रिया की बात सुनकर सीना बहुत खुश हो जाती है। वाह बिटिया, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे चुटकियों में दे दिया। मैं इन आलूओं को ऐसे तो नहीं बेच सकती, मगर इनमें से अच्छे आलू निकाल कर उन्हें अलग कर कर आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले दिन ही सीना बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में मीना के आलू के पराठे पूरे गांव में बहुत मशहूर हो जाते हैं। ये सब देख के सेठ को बहुत जलन होने लगती है। अरे इस तरह तो ये सीना मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह ये इस्तेमाल करेगी और इतना पैसा कमाएगी, वरना मैं इसे अपना आलू कभी नहीं देता। सेठ मीना की इतनी बिक्री देखकर मन ही मन जल रहा था और परेशान हो रहा था। तो वहीं अब सीना के मन में भी लालच आने लगा था और अब सीना सड़े गले आलू के पराठे बनाकर बेचने लगी। सीना, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो आलू पूरे तरीके से सड़ चुके हैं। अगर इनसे तुम आलू के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा और हमारे गांव में बहुत बेइज्जती होगी। देखिए जी, मुझे अपने परिवार के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हमें सेठ के पैसे कर्ज से बचना है तो हमें यह करना ही होगा। और वैसे भी मैंने इन आलूओं में ज़्यादा मसाले डाले हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा और लोगों को सिर्फ गर्म मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ समय बाद सीना सारा कर्जा सेठ का चुका देती है। सीना, अभी तुम्हें मुझे 1000 रुपए और देने होंगे। किस बात का सेठ जी? मैंने तो आपका सारा कर्जा चुका दिया है। अब कौन से 1000 रुपए? और वैसे भी अब मैंने अपने खेतों में आलू की फसल बो दी है। अब मैं अपने खुद के आलू से पराठे बनाकर बेचा करूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू के पराठे गांव के लोगों को बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने पूरे गांव को ऐसा कुछ बताया तो आप भी याद रखना कि आपने सबसे पहले सड़े हुए गले आलू मुझे सबसे पहले दिए थे। और मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मुझसे सड़े आलू बेचने के लिए कहा था। सीना की ऐसी बात सुनकर सेठ
बिल्कुल चुप हो जाता है। और कुछ दिनों बाद रामू भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। अब वो दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। रामू आलू को अपने गांव के बाजार में बेचा करता था और जैसे ही वो आलू खराब होने लगते तो सीना उन आलूओं से बने पराठे बाजार में बेचना शुरू कर देती। और कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा, मगर कुछ दिनों बाद सेठ गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके बहला फुसला के रामू के घर लेकर आ जाता है। गांव वालों, अब तुम सब इस सीना के घर की तलाशी लो और देखो, ये सड़े हुए आलू से पराठे बना के बेचती है। सेठ की ऐसी बात सुनकर सीना घबरा जाती है। अरे अरे, आप सब मुझसे बिना पूछे हमारे घर आ गए और ऊपर से हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कैसे तलाशी ना लें? तुम आलू के पराठे बेचकर इतनी ज्यादा तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया और अपने बच्चे को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और तुमने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है। फिर वहीं खड़ा गांव का आदमी सीना के घर की पूरी तलाशी लेने लगता है तो उसे अच्छे आलू ही मिलते हैं। अरे सेठ जी, आप बेकार में ही गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। सीना बेचारी तो ताजा आलू से ही आलू के पराठे बेचती है। सेठ जी, आप बिना मतलब सीना को परेशान कर रहे हो। गांव के आदमी को अपने पक्ष में बोलता हुआ देख सीना कहने लगती है कि सेठ जाने कैसा है, ये चाहता था कि मैं इसका कर्जा ना चुका पाऊं और तभी ये सारा का सारा हमारा खेत खलिहान घर ले ले, मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि मैंने इसका सारा दिया हुआ कर्ज चुका दिया। इसीलिए ये ऐसा कर रहा है, मुझे गलत इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे हम गरीबों को तो परेशान करना ही इन लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों यहाँ से, ये सेठ तो हमारा समय खराब कर रहा है। ये कह के सारे गांव वाले सेठ के साथ उसके घर से चले जाते हैं। अरे सीना, तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनाती थी ना, तो फिर हमारे घर में ताजा आलू कहाँ से आ गए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने अपने घर से सारे गले आलू छिपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता, फिर हम रोड पर आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से किया, लेकिन अब जब हालात सुधर चुके हैं तो अब मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे आलू का इस्तेमाल करूंगी और ख़राब आलू का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से सीना खराब आलू के पराठे बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह देखने को मिला कि एक किसान का जीवन हमेशा दुखों से भरा होता है और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो कुछ भी पहले से होता है उसे भी हम गंवा सकते हैं और खो सकते हैं। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचें।